किया जा रहा है। मनीष जायसवाल। अध्यक्ष जी, मैं माननीय कृषि मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर योजना के तहत जो इन्होंने किसानों को राहत दिया है। लेकिन मेरा एक सुझाव है अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी तक ये सुझाव पहुंचाना चाहता हूं कि सेलेक्टिव एरिया, जैसे हमारे झारखंड में टमाटर की खेती बहुत होती है। दादा, किसान के बारे में बात हो रहा है, दादा थोड़ा सम्मान कीजिए अन्नदाता का। किसान के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सम्मान करिए दादा उसका। अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको पहले भी आग्रह किया है, माननीय सदस्यों को भी आग्रह किया, विशेष रूप से माननीय मंत्रीगणों का आग्रह किया है। कोई भी बैठे कोई भी टिप्पणी कर रहा है, आप उसका जवाब नहीं दें। और माननीय सदस्य भी क्यों जवाब दें? आप तो प्रश्न पूछे सीधे मेरे सवाल। किन्हीं लोगों की आदत है, उनकी आदत में सुधार नहीं हो सकता। शॉर्ट में ऐसे लोगों को सर अध्यक्ष महोदय थिएटर की संज्ञा दी जाती है। मैंने आपके लिए तो नहीं कहा ना, मैंने आपके लिए तो नहीं कहा ना। अध्यक्ष महोदय, जो सेलेक्टिव एरिया है, जैसे हमारे यहाँ झारखंड में और विशेष करके हजारीबाग में टमाटर की खेती और धनिया की खेती बहुत आयत होती है। अभी टमाटर का शेल्फ लाइफ अध्यक्ष महोदय बहुत कम है। ऐसे में अगर व्यक्तिगत किसान को, अगर वो छोटे छोटे किसान के समूह हैं, अगर उनको छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज का इसमें इनकॉर्पोरेशन अगर कर लिया जाए तो ऐसे किसानों को अध्यक्ष महोदय बहुत फायदा होगा। साथ ही साथ मैं एक शब्द और जोड़ना चाहता हूं कि कुसुम योजना में अध्यक्ष महोदय सोलर पंप का तो आपने प्रोविजन किया है, अगर साथ साथ बोरिंग का भी अगर प्रोविजन हो जाए, बोरवेल भी इसके पार्ट अगर बन जाए तो किसानों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, यही मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं। बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जा सकता है। वो निर्माण निजी निवेशक भी कर सकता है, एफपीओ किसानों के समूह भी कर सकते हैं, स्वयं सहायता समूह भी कर सकता है। इंडिविजुअल कोई बहुत छोटा किसान करना चाहे तो कोल्ड स्टोरेज उसके लिए उतना लाभ का धंधा साबित नहीं होगा। लेकिन इसमें इतनी व्यवस्था कि किसानों का समूह एफपीओ भी इस तरह के कोल्ड स्टोरेज लगा सकते हैं जिनमें टमाटर सुरक्षित रखे जा सके। बाकी माननीय सदस्य ने अपने कुछ सुझाव दिए हैं, हम उन पर यथासंभव विचार करेंगे। सुदीप बंदोपाध्याय जी। शिवराज चौहान जी, आपको साथ द्वादश लोकसभा से हम लोग एक साथ मेंबर थे कोपू में। इधर आज आपको केंद्रीय मंत्री देखने मैं खुश हूँ। एक प्रश्न आपको बताना चाहता हूँ। आप कोल्ड स्टोरेज के बारे में बोलते हैं, किसानों के लिए वो कोल्ड स्टोरेज में जाएंगे, सामान रखेंगे, but there are shortages of cold storage in the whole of the country. Extreme in number. Farmers start to go for distress sales. प्रोडक्शन ज़्यादा कर देते हैं और उनको कोल्ड स्टोरेज में जगह ना मिलने का कारण मार्केट में जाके उसको डिस्ट्रेस सेल करना पड़ता है। 1 केजी पोटैटो बनाने के लिए किसी को 2 रुपया पड़ता है, तो डिस्ट्रेस सेल में उनको मार्केट पे कोल्ड स्टोरेज के जगह ना मिलने का कारण 1 रुपये में बिक देना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं मंत्री को पास कि कोल्ड स्टोरेज सेटअप को सारे देश में बढ़ाने के लिए, किसानों को जितना नेसेसिटी है इसको फिलअप करने के लिए ये भारत सरकार क्या पदक्षेप लिया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, बंदोपाध्याय जी का मैं बहुत आदर करता हूं, ये मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, संसद में हम साथ रहे हैं और इनकी प्रतिभा का भी सम्मान करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि पिछले कई वर्षों में कोल्ड स्टोरेज जैसी व्यवस्था के लिए सरकारों ने कोई कदम नहीं उठाए। इसके लिए 10 साल तब भी, और इसके कारण ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई है। लेकिन अब तेजी से कोल्ड स्टोरेज के निर्माण का काम लगातार जारी है।
इस योजना के अंतर्गत भी, और इसलिए जगह जगह मैंने अभी राज्यों की सूची आपके सामने पढ़ी थी, कोल्ड स्टोरेज भी इस योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड की ये योजना 32-33 तक जारी रहेगी। जहां जहां गैप्स कहीं आएंगे, इसी योजना के अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज का निर्माण भी किया जाएगा। श्री प्रशांत पेडोले जी। प्रशांत जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय जी को प्रश्न करना चाहूँगा। पीएम कुसुम योजना के तहत देश में कितने सोलर पंप, सोलर पावर प्लांट, ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर संयंत्र की स्थापित किए गए एवं इसमें कितने मात्रा में बिजली का उत्पादन होता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, कुसुम योजना अभी प्रारंभ हुई है। मैं पूरी जानकारी लेके माननीय मंत्री जी को दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 102 श्री सुब्बा रायन के सुब्बा रायन। क्वेश्चन नंबर 102 माननीय मंत्री महोदय, सदन के पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य। பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, அமைச்சருடைய ஸ்டேட்மெண்ட் திருப்தி அளிப்பதாகவோ இந்த கேள்வியின் தேவையை நிறைவு செய்வதாகவோ இல்லை. இது யூபிஏ சர்க்கார் நிகழ்த்திய சரித்திர சாதனைகளில் ஒன்று இந்த மனரேகா. இந்த மகத்தான திட்டம் என்பது குடும்பத்தில் ஒருவருக்காவது வேலை கிடைக்க வேண்டும் என்ற நிலையில் கொண்டு வரப்பட்டது இந்த திட்டமும் சட்டமும். ஆனால் இப்பொழுது இவை மெலிந்து எலும்பும் தோலுமாக உருக்குலைக்கப்பட்டு கிடக்கிறது. இவற்றிலிருந்து விடிவு வேண்டும் என்பதற்காக நான் தங்கள் மூலமாக ஒரு கேள்வியாக கிளப்புவது என்பது, இன்றைய நிலையில், இன்றைய விலைவாசியில், சம்பள முறைகளில் இந்த சம்பளத்தில் வாழவே முடியாது. எனவே மனரேகா தொழிலாளர்கள் முன்வைத்திருக்கிற கோரிக்கை தினசரி 700 ரூபாய் கொடுக்க வேண்டும் என்பது அவர்களின் கோரிக்கை. அந்த கோரிக்கை நியாயமானதும் நிறைவேற்றப்பட வேண்டியதும் தான். நான் தங்கள் மூலம் ஒன்றிய அரசை கேட்டுக்கொள்ள விரும்புவது, ஒரு இடைக்கால ஏற்பாடாக 500 ரூபாயாவது பதில் உரையில் அமைச்சர் அறிவிக்க வேண்டும் என்று வற்புறுத்துகிறேன். ஏனென்றால் இன்றைய நிலையில் ரெண்டு விஷயங்கள். ஒன்று, அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அலவன்ஸ் என்பது கொடுக்கப்படுவதே இல்லை. 100 நாள் வேலை எங்கும் கொடுக்கப்படவே இல்லை. எனவே இதை 200 நாளாக உறுதிப்படுத்த வேண்டும், 700 ரூபாயாக உறுதிப்படுத்த வேண்டும். அதே மாதிரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அலவன்ஸ் சட்டப்படி கொடுக்க வேண்டும் இல்லை. அதே மாதிரி एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर, आप एक प्रश्न पूछे, प्लीज एक प्रश्न पूछे, ओनली वन क्वेश्चन, उसके बाद सप्लीमेंट्री अलाउ करूंगा। बैठ जाइए माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, मैं बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आपका जवाब दे, सप्लीमेंट्री पूछ। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है मनरेगा के ऊपर की वेजेस को बढ़ाने के लिए और श्रम देने के लिए, तो मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों में जब यूपीए की सरकार थी तो उनके समय में मात्र 2,13,000 करोड़ रुपए के ही जारी किए गए थे। और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अगर जो पिछले 10 वर्षों का आप देखेंगे तो करीब 250 गुना बढ़ाकर 7,37,000 करोड़ रुपए इस मद में देने का काम किया गया। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक सदस्य ने चिंता जाहिर की है कि वेजेस बढ़ना चाहिए, तो मैं बड़ा स्पष्ट इस बात को कहना चाहता हूं कि वेजेस बढ़ाना हमारे मनरेगा की सीपीआई एक संस्था है जिसके थ्रू वो समय समय पर प्रतिवर्ष उसका आकलन करती है और जहां उसको उचित लगता है उस पर बढ़ाती है। मैं इनके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि पिछले 5 वर्षों में अगर जब हम डेटा देखेंगे तो मजदूरी में करीब 43% का इजाफा हुआ है।
इसको प्रति वर्ष के अगर से हिसाब से देखेंगे तो करीब 7% का इजाफा प्रति वर्ष हमारे मजदूरों का, श्रमिकों का होता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये ध्येय है कि हम मनरेगा में 100 दिन का काम जरूर अपने गरीबों को देना है। जो लोग इच्छुक काम करने वाले लोग हैं उसी गांव में हम उनको रोजगार देने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। சார் ஒரே ஒரு கேள்விதான். माननीय मंत्री जी, அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அலவன்ஸ் கொடுப்பது மாநில அரசா மத்திய அரசா என்பதை விளக்க வேண்டும். அடுத்து நிர்வாக செலவினங்கள் என்ற பெயரால் தொழிலாளர்களின் சம்பளத்தில் பிடிக்கப்படுகிறதா, அது அரசாங்கமே அந்த செலவுகளை ஏற்றுக்கொள்கிறதா என்பதற்கு விளக்கம் அளிப்பதோடு அமைச்சர் மறுபரிசீலனை செய்து 200 நாள் 700 ரூபாய் சம்பளம் என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். உறுதிப்படுத்துவாரா? मंत्री जी मैंने पहले ही कहा कि हमारी सरकार, अध्यक्ष महोदय, हमने पहले ही कहा, माननीय सदस्य को मैंने बताया कि हमारी सरकार प्रतिबद्ध है 100 दिन का काम देने के लिए और कटौती देने की कहीं प्रश्न ही नहीं उठता है। और जहां तक सदस्य की चिंता है कि कार्य दिवस बढ़ाने के लिए, तो मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी की सरकार कोई जितना भी डिमांड करेगा, चाहे फाइनेंशियल चाहे काम, उसको हमारी सरकार उस गांव में देने का काम करेगी। और दूसरा, मैं ये स्पष्ट ये करना चाहता हूं कि 100 दिन के काम के लिए स्टेट सरकार जो भी मांग करेगी, भारत सरकार उसको देने का काम करेगी। धन्यवाद। श्री செல்வராஜ் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, முதல் முறையாக பேசுவதற்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கு நன்றி. என்னை தேர்வு செய்து அனுப்பிய நாகப்பட்டினம் தொகுதி வாக்காளர் பெருமக்களுக்கும் தமிழ்நாட்டிலே திமுக தலைமையிலான இந்தியா கூட்டணி தலைவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 100 நாள் வேலையிலே விவசாயம் என்பது முழுமையாக இயந்திரமயமாக மாறிவிட்டது. ஆகவேதான் நம்முடைய உறுப்பினர் அவர்கள் கேட்டிருக்கிறார்கள். பேரூராட்சி நகராட்சிகளுக்கும் இதை விரிவுபடுத்த வேண்டும். அதே போல இந்த ஆண்டு 86,000 கோடி ரூபாய் என்பதை அதிகப்படுத்த வேண்டும். இது செய்தால்தான் ஓரளவிற்கு கிராமப்புறத்தில் இருக்கிற பொருளாதாரம் சீரமைக்கப்படும். அந்த அடிப்படையில் இங்கே செய்யுமா என்பதை அறிய விரும்புகிறேன். अध्यक्ष महोदय, जो सदस्य ने चिंता जाहिर की है कि नगर पंचायत और नगर पालिका में, चूंकि हमारे आरडी विभाग का मामला नहीं है, लेकिन मैं सदस्य के संज्ञान में ये जरूर लाना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी तमाम हमारी सरकार की योजनाएं हैं, जिसमें चाहे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो, स्मार्ट सिटी हो, चाहे स्वच्छ भारत है, ऐसे तमाम कौशल विकास है, ऐसे तमाम योजनाएं हैं जिस पर हमारी सरकार रोजगार के दृष्टिकोण से काम कर रही है। बहुत बहुत टी सुमिति। Thank you very much, sir. Sir, the state of Tamil Nadu, where about 90 lakh people participate in Manrega works, had requested allocations for 40 crore person days for 23-24. But I would like to ask through you, the minister, it was sanctioned funds for only 28 crore person days, sir. So what is the rationale of the government behind such a smaller allocation to our Tamil Nadu state? And I would like to know through you whether the minister considered this and plans to increase the same in the coming time, sir. Thank you. अध्यक्ष महोदय, जो भी प्रदेश के हिसाब से वो अपनी डिमांड करते हैं, उसके हिसाब से हमारी सरकार उसको देती है। धन्यवाद। कल्याण बनर्जी। सर, Sir, under the Manrega Act, it is the responsibility and duty, it's a mandatory duty of the central government. It's not the wish or choice, but it's the mandatory duty of the central government to provide 100 days work. It's not anybody's, anybody's choice. It has to be done. And you see from the chart itself that it has not been provided. It is not correct
that whenever the state government is asking, they are providing. No, not at all. There are facts. Especially for the West Bengal, a political biasness has been adopted by the central government, and they have not provided the 100 days work. Despite the claim, I am assuring it. It's just 3 years. माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमारी प्रतिबद्धता है कि 100 दिन का रोजगार मांगने पर, जरूरी नहीं कि 100 दिन का रोजगार ना मांगे तो भी दें। एक परिवार को 100 दिन का रोजगार अगर वो मांगते हैं तो, और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, कई परिवार ऐसे जो 50 दिन का रोजगार मांगते हैं, कोई 60 दिन का रोजगार मांगते हैं, लेकिन जितने दिन का वो रोजगार मांगते हैं उतना रोजगार दिया जाता है। और मैं कह रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिनने आवंटन को 3 गुना ज्यादा बढ़ाया। इस साल भी 86,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, और जरूरत पड़ेगी और मांग होगी अगर मजदूरों द्वारा, तो उस प्रावधान को और बढ़ाया जाएगा। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, ये योजना है रोजगार मजदूर को देने के लिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है, एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री कहते थे, 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अगर इस योजना का कोई दुरुपयोग कर रहा है, अनियमितता कर रहा है, गाइडलाइन के बाहर जाके काम कर रहा है, फंड को डाइवर्ट कर रहा है, योजना का नाम बदल रहा है, तो ऐसे मामले में हम जनता के पैसे को खाने नहीं देंगे, उस पर जरूर हम कार्रवाई करेंगे। और पश्चिम बंगाल ने यह किया है, कई अनियमितताएं पश्चिम बंगाल ने की, फंड डाइवर्ट किया गया, योजनाओं का नाम बदला गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, FIR हुई है, और ये सरकार ऐसे अधिकारियों को बचाने का काम कर रही है जिन्हें फंड डाइवर्ट किए, इसलिए पैसा रोका गया है। ये पैसा फालतू कमाने के लिए नहीं है, ये मजदूरों के लिए है, ये पैसा खाने के लिए नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण, प्लीज। माननीय सदस्यगण, इस पे कई माननीय सदस्यों ने सप्लीमेंट्री पूछा है। आप रूल 55 के अंदर मुझे लिख के दे दें, मैं इसमें व्यवस्था दे दूंगा। प्लीज, मैंने व्यवस्था दे दी है। आप आपस में माननीय सदस्य प्लीज 1 मिनट बैठिए, आप बैठिए, सब बैठिए। मैंने व्यवस्था दे दी है, आप रूल्स 55 के अंदर मुझे लिख के दे दे, इस पे मैं चर्चा करा दूंगा, ठीक है ना? ओके। क्वेश्चन नंबर 103, श्री भर्तृहरि प्रताप जी। क्वेश्चन नंबर 103 सर। माननीय सदस्य प्लीज, मेंबर प्लीज सर, आप पहली बार की मेंबर है, बैठ जाइए। मिनिस्टर हैज गिवन, बोल दिया उनको, बोल दिया उनको, बैठ जाइए, बोल दिया प्लीज। भर्तृहरि मेहताब जी प्लीज बैठ जाइए, ठीक है प्लीज। माननीय सदस्य प्लीज अपनी सीट से, माननीय सदस्य अपनी सीट पे जाइए। माननीय सदस्य सर, माननीय सदस्य अपनी सीट से इधर मत आया करें बेल में। माननीय सदस्य आप बैठे बैठे मत बोलिए।
Sir, the matter is relating to production-linked incentive claims. The Minister has given reply which has been laid on the table of this House. My first supplementary would be, what are the eligibility criteria for companies to apply for the PLI scheme under this reopened window? Has there been any change in the application process or requirements compared to the previous rounds? Could you provide details on the expected levels of investment and capacity expansion that the ministry anticipates